गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून बेटा। हमने आपको इसके लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया था आपसे कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन टाइप्स ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी। इसके बाद हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट। जनरली उस वीडियो में हमने आपको दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में इसमें हमने वहाँ पे छोड़ा था आपको कि व्हाट इज़ द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये राइट ऑरिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल में आएगा, फिर राइट ऑरिकल से पास हो जाएगा बाय द ट्राइकॉप्सिड वाल टुवर्ड द राइट वेंट्रिकल, एंड राइट वेंट्रिकल के द्वारा दे आर कलेक्ट बाय द पल्मोनरी एरोटा, एंड दिस पल्मोनरी एरोटा ट्रांसफर टू द ब्लड toward the lungs by the help of the pulmonary arteries. It is the exceptional matter. Generally, all arteries carry the oxygenated blood or pure blood, but only pulmonary artery, a common artery which carry deoxygenated blood. तो lungs से जो ब्लड प्योरीफाई होगा, दे आर कलेक्टेड बाय द पल्मोनरी वेन। मैंने कहा कि आर्टी प्योर ले जाना चाहिए, वह एम्प्योर ले जाती है। वेन को एम्प्योर ले जाना चाहिए, बट यहाँ पे वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन उस ब्लड को ले जाकर पोर्ट कर देती है लेफ्ट ऑरिकल में। अब तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा कि जो लेफ्ट ऑरिकल, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरी बाय द पल्मोनरी वेन, दिस ब्लड इज ट्रांसफर बाय पल्मोनरी लेफ्ट ऑरिकल। जो ऑक्सीजन ब्लड आया वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय द valve which is known as the bicuspid valve. Then bicuspid valve transfer the blood toward the left ventricle, and by the help of the systemic aorta, systemic artery and systemic vein, they are referred toward the right auricle. मतलब ये हुआ कि जो सिस्टमिक आर्टरीज हैं, सिस्टमिक आर्टरीज ट्रांसपोर्ट मीन्स जो सिस्टमिक एरोटा है, सिस्टमिक एरोटा डिवाइड द टू पार्ट, लेफ्ट कैरोटिड सिस्टमिक एरोटा, मैंने लेफ्ट राइट कैरोटिड सिस्टमिक आर्च बनाती है जो बॉडी के लेफ्ट और राइट पार्ट को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, और बाय द हेल्प ऑफ द सिस्टमिक वेन जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस ब्लड को कलेक्ट करके ट्रांसफर टू द ह्यूमन किडनी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ एंटू प्रोडक्ट एंड अदर टाइप ऑफ गैसेस। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है और एम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको कैरी किया जाता है सिस्टमिक वेन, और फिर ये ट्रांसफ़र हो जाता है राइट ऑरिकल के द्वारा। तो इट इज़ द सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन which occur inside the human body and other mammal where the four chamber heart are found. नेक्स्ट बेटा इसमें है आपको इन केस ऑफ सर्कुलेशन में कुछ टॉपिक है जिसको आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट बीट इज मेजर बाय ECG, electrocardiogram. This phenomena is known electrocardiogram or graph. Okay, electrocardiograph is measure the heartbeat, means auricle, ventricle, diastole and systole is measured by the ECG. They prepare a graph by which cardiologists acknowledge about the activity of human heart. Just like this type of graph are formed
in a normal human, where the different type of wave signal are formed. This is the P, this is the Q, this is the R, this is the S. Field this phenomenon is the P, Q, R, S and T. So this type of means P, Q, R, S, T type of wave graph are formed upon ECG machine. It is the normal. When blood are filled into the auricle, then the polarization of heart muscle, and when they are filled into the auricle transfer into the ventricle, they are depolarization. तो यहाँ पे दो ग्राफ चलते हैं, एक आरिकल का डायस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल. तो यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, एक आरिकल डायस्टोल सिस्टोल को बताता है, एक वेंट्रिकल डायस्टोल सिस्टोल को बताता है. जब किसी ह्यूमन हार्ट में किसी भी प्रकार के वेव सिग्नल नहीं होते हैं, तब वहाँ पे आपको टी टाइप की वेव ग्राफ बनते हैं. ये टी टाइप की जो वेव ग्राफ हैं, ये शो करते हैं कि इन ह्यूमन बॉडी नो एनी काइंड ऑफ डायस्टोलिक or systolic mechanism are found, the patient become die because their heart are not functioning. In this lecture of circulation, one phenomena discuss that is called blood clotting. Blood clotting or blood coagulation. Sometime in our body or any tissue become damaged out by the help of the mechanical process or by the help of the accident. Then our tissue release a lot of the blood in which the RBC, WBC and monocyte cells and other type of cells are found. But after some time, 2 to 5 minutes or approximate 5 to 7 minutes, our bleeding are sudden stop. That phenomena is known clotting. तो clotting क्या है? When sudden stop the bleeding of blood from damaged tissue is known clotting. Means आप कह सकते हैं कि sudden stop the bleeding of blood is known bleeding of blood from damaged tissue is known blood clotting. अब कहते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है? तो हमारी बॉडी में कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, और कुल मिला के हमारी बॉडी में 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल है ब्लड कोगुलेशन में या ब्लड क्लॉटिंग में. उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे बेटा प्रोथ्रम्बिन, one is the calcium ion, one is the fibrinogen, one is the thrombin and thromboplastin, and one is the vitamin K. These are the essential factors which play important role in human. In absence of these factors, human affected by the different type of blood breeder disease, just like the hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C. It is a kind of genetical disorder in which the person affected from hemophilia in their body, these factors are not formed. When any tissue are cut, then continuous bleeding occur in their body and the person become die. That is a kind of genetical disorder which transfer from one pedigree to another pedigree in human race. अब ये होता है कि हाउ टू ब्लड क्लॉट इन ह्यूमन. तो हम आपको एक थियरी आपको यहाँ पढ़ाएंगे. जनरली इसमें कई थियरी है,
बट एक आपके काम लाइक थ्योरी है यू लेवल। वन इज द बेस्ट एंड टेलर थियरी। In term of blood clotting, Best and Taylor explain the blood clotting occur in the human. This phenomena occur inside the human body when damaged tissue release the special type of cells. Just like the damaged tissue release RBC, WBC and some special type of platelets. Okay. अब क्या होता है कि इसी ह्यूमन ब्लीडिंग के समय यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन रिलीज होती है कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव प्रोटीन है जो कैल्शियम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाती है थ्रोम्बिन में, और जो प्लेटलेट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं फाइब्रोनोजेन। दिस फाइब्रोनोजेन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन एंड कैल्शियम आयन वेयर फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। तो एज वेल एज द फाइब्रिन आर फॉर्म इनसाइड द ह्यूमन डैमेज टिश्यू वेयर द ब्लीडिंग आर अकर। So this is the fiber-like material which block the damaged tissue and stop the sudden bleeding of blood. So it is a kind of Best and Taylor theory which explain the blood clotting in human after the damage of tissue affected by the some special accidental cases or sometime any mechanical parts cause the cutting of the tissue, then bleeding or occur. तो जनरली ये है ब्लड से रिलेटेड। अब कुछ डिजीज़ हैं जिसको हमने कहा था कि कुछ हार्ट डिजीज़ हैं जो मेंशन आप करेंगे। वन इज द मायोकार्डियल डिसफंक्शन, एक है बेटा ब्रैकीकार्डिया, one is the rheumatoid heart disease, one is the common angina, heart attack, and heart stroke. It is a common disease which occur in human circulation, generally in heart. In relation of arterial vein, some disease are occur. One is the arteriosclerosis. Okay. एक है बेटा thrombosis. तो इट इज काइंड सम स्पेशल टाइप ऑफ डिजीज विच आर अकर द सर्कुलेशन प्रॉब्लम आती है। ये बेटा आपके सिलेबस में था। इसके बाद इसमें जो ह्यूमन के नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें है रेस्पिरेशन, और इसमें ह्यूमन ब्रीथिंग के बारे में पढ़ना। तो जनरली रेस्पिरेशन is a kind of destructive process where breakdown of glucose in presence or absence of oxygen from inside of body or outside of the cell. Okay. Generally respiration में C6H12O6 6O2 release of carbon dioxide, release of water molecule and formation of 30 ATP. अब यहाँ भी होता है कि क्या ह्यूमन कैन रेस्पायर, ह्यूमन रेस्पिरेशन करता है। बहुत लोगों का आंसर होगा कि यस। फिर हम ह्यूमन रेस्पिरेशन में आते हैं, कहते हैं कि ह्यूमन कैन ब्रीथ।
तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग इज ए काइंड ऑफ वाइटो फिजियो प्रोसेस, मीन्स वहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट से कांटेक्ट रहता है, तो इट इज ए काइंड ऑफ फिजिकल फिनोमेना, ओनली exchange of the O2 and CO2 from environment. In respiration it is done by the cell, it is done by the tissue. When respiration is done by the cell or tissue, then this phenomena is known cellular respiration. Okay, so in respiration cell are participate, in breathing organs are participate. So generally human can breathe, but human cell undergo respiration where breakdown of the glucose by the glycolysis TCA or Krebs cycle and transport to the ATP in the mitochondria by the help of electron transport system, and different type of the electron channel are found inside the body. Okay बेटा, तो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि ह्यूमन रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेशन करता है, बट देयर सेल कैन रेस्पायर, ह्यूमन कैन ब्रीथ. अब on the basis of presence of oxygen, this type of respiration is known aerobic respiration. Those type of respiration which occur in presence of oxygen is known aerobic respiration, and sometimes breakdown of glucose in absence of oxygen this type of phenomena is known anaerobic respiration. ओके, तो जो भी रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, and those type of respiration which occur inside the human body or cell or bacteria या any organism is known anaerobic respiration. तो आपने जनरली देखा होगा कि जिस स्टोर रूम में या घर में ग्रेन्स या स्ट्रॉ या भूसा अनाज रखा रहता है, जनरली वो घर में आपको गर्म मिलता है, थोड़ा सा गर्म होता है अन्य रूम की अपेक्षा. सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सीड हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो क्या करते हैं एनएरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं. कुछ आपने ग्रीन ग्रॉसेस कट करके हम जब रखते हैं सुबह उसको उठाते हैं वहाँ से हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ में अवेलेबल है. तो कुछ जो है सीड हैं इस प्रकार रेस्पिरेशन करते हैं. अब बात ये उठती है कि कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी लिक्विड मीडियम में पाए जाते हैं, या मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ एंडो पैरासिटिक एनिमल हैं, टीनिया सोलियम, फैसियोला हेपेटिका, सेस्टोमा गैम्बियोसिस विच आर फाउंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. दे अंडरगो anaerobically respiration. Generally they are not contain the any organs level respiration, so they undergo anaerobic respiration in their body and release the respiratory product in human body in the form of the lactic acid. Okay, some microbes which are found into the liquid medium, they undergo a beautiful phenomena is known fermentation. अब ये फर्मेंटेशन क्या है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अडॉप्ट करते हैं. मैंने कहा कि फर्मेंटेशन डिस्कवर्ड बाय Kosterchef. The term is discovered by or given by Kosterchef, and the fermentation reaction is discovered by Louis Pasteur. So first time Louis Pasteur studied the fermentation reaction which occur inside the some bacteria and some other microorganism which cause the fermentation of any product. So just like in your household you can see obtain the curd, पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है.
इसने क्या किया, आपके मिल्क का फ्लॉकुलेशन, आपके मिल्क का फर्मेंटेशन किया। उसने क्या कि वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है उसको उसने कंज्यूम किया और उसको फर्मेंटेशन मैंने उसको कोलेटरल फॉर्म में या यूँ कर दिया कि सेमी कोलाइड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो कर्ड का फॉर्मेशन होता। सेकंड है ग्लूकोज सॉल्यूशन में जब माइको डर्मा एसिटी बैक्टीरिया आ जाता है, या इसी का एक नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। तो आपने पढ़ा होगा या जानते होंगे विनेगर या इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, एक तो जो कमर्शियल लेवल पे एसिटिक एसिड बनाया जाता है, एक का विनेगर हमारे यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे गन्ने की जूस से बनाया जाता है, एक कमर्शियल लेवल पे हम एथेनॉल का फर्मेंटेशन करके बनाते हैं। तीसरी बात है कभी कभी क्या होता है किसी मिल्क का से हम सेम बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस स्पीशीज चेंज बैक्टीराइसिस, और इसी से हम एक मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं बटर। ठीक है, तो ये सभी एक प्रकार के फर्मेंटेशन रिएक्शन है। और एग्जाम्पल है जैसे एथेनॉल है, जितनी भी वाइन है, या आपके घर में टोटी, उपमा, इडली, डोसा, ब्रेड, ये सभी प्रकार के फर्मेंटेशन के एग्जाम्पल हैं बेटा। और इसका हमारे डोमेस्टिक हमारे लाइफ में काफ़ी रोल है। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, क्योंकि हमारे किचन से लेकर हमारे इंडस्ट्री तक जनरली वहाँ पर कहीं कहीं फर्मेंटेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, रिएक्शन नोट कर लिया आपको बने? चलो, अब हम आपको रिस्पायरेशन शुरू किए हैं, तो रिस्पायरेशन में हम आपको डिस्कस कर देते हैं व्हाट इज द सेलुलर respiration. Those type of respiration which caused by the cell is known cellular respiration. Generally कोई भी सेल है, the cell contain the mitochondria. ठीक है, आपने जनरली पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस द एटीपी। तो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म यहाँ पे जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में हो जाता है। चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एनाएरोबिक, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस which occur into the cell cytoplasm or mitochondrial cytoplasm where glucose are break down into pyruvic acid anaerobically। ठीक है, आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रिया के बीच आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में इंटर कर जाती है, और यहाँ पर इस डिस्कवरी किया था क्रेब्स साहब ने। उसने कहा कि यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है
या इसी को TCA साइकिल कहते हैं। TCA मीन्स होता है ट्राई कार्बोक्सिल एसिड, क्योंकि जब ये साइकिल स्टार्ट होती है तो एस्टाइल कोएंजाइम से साइट्रिक एसिड बनता है, जहाँ पे 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसलिए इस साइकिल का नाम ट्राई कार्बोक्सिल एसिड साइकिल है, जो आप क्लास 11 में डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्री नॉलेज है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस ए काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्म, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। Second is this pyruvic acid entered into the mitochondrial matrix where operate the Krebs cycle or TCA cycle, in which formation of oxaloacetic acid and release the ATP। अब यह ATP माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर जाएगी, और इनर मेम्ब्रेन पे आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीसोम और F0 F1 पार्टिकल। तो ये ATP यहाँ तक कैसे पहुँचेगी, इसी प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल। तो बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल दे इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल F0 F1 पार्टिकल वेयर द ATP आर सिंथेसाइज्ड, दैट ATP आर यूज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जनरली आप कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट इनटू ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज द क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल। ठीक है बेटा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या इस साल पेपर आप साइंस का उठाएंगे, तो उसमें पूछा है कि राइट द पाथ ऑफ डिफरेंट पाथ ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसी भी सेल में कैसे होता है या कैसे कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन C6H12O6। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 1 मिनट। और अब ये जो ग्लूकोज है, इसका ब्रेकडाउन 2 तरीके से होगा। एक तो हमने आपको बताया खत्म हो गई। हाँ देखिए, एक तो यह है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक प्रोसेस ये है, यहाँ पे क्या होगा कि ये ब्रेकडाउन किया करेगा ग्लूकोज, तो बनाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ओके। दूसरा फिनोमेना है एनएरोबिक। ठीक है। एनएरोबिक में ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाएगी, तो यहाँ पे बनता है पायरुविक एसिड। ठीक है। इस पायरुविक एसिड को इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ले लेंगे ऑक्सीजन, और इसके 2 मोल ले लेंगे आप, पायरुविक एसिड के 2 मोल। अब दिखा दें कंप्लीट। अब ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन प्रेजेंस टूट जाएगी, तो यहाँ पे ये बनाएगा आपको
6CO2 प्लस 6H2O, बट आपको यहाँ पे मिलेगी 36 ATP। ठीक है, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ, ये प्रोसेस आपको कहा जाएगा, ये ग्लाइकोलाइसिस है। ठीक है, नहीं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और एनारोबिकली जो पायरुविक एसिड ब्रेकडाउन होगा उसको आप फर्दर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ले जाकर ब्रेकडाउन कर देंगे तो आपको 36 ATP आपको मिल जाएगी। तो ये दो वे है। आप ग्लूकोजिनोलाइसिस पढ़ा होगा आपने, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस known as gluconeogenesis or lipogenesis. When breakdown of that glycogen is known gluconeogeolysis. तो ये टर्म है जो हम यूज करेंगे या जो बेसिकली पूछे जाते हैं क्या। अब बेटा डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी